भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको किरचॉफ के नियम तथा व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ के नियम को समझते हैं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। किरचॉफ 1842 ईस्वी में इन्होंने दो नियम दिए थे, और ये जो दो नियम थे वो किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा के वितरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो नियम दिए थे। तो इन नियमों को हम लोग देखते हैं। पहले तो पहला नियम आपको बता दें, इस पहले नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। इसी ये जो नियम होता है ये इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ये आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। एक हमने चित्र बनाया हुआ है, ये संधि है, अर्थात एक ऐसा बिंदु है जहां पर समस्त धाराएं आपस में मिलती हैं। तो इस पहले नियम का किरचॉफ ने पहला नियम दिया था कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, अर्थात इस बिंदु पर, ये आपका संधि बिंदु है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य का अर्थ है कि इस संधि वाले पॉइंट पर समस्त धाराएं एक दूसरे को जब मिलती हैं तो यहाँ पर इन सब का जो सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो 0 के बराबर होता है। एक चीज आपको और बता दें कि जब भी कभी भी कोई भी धारा संधि से दूर जाएगी, तो संधि से जब दूर जाती है तो उसके मान को ऋणात्मक लेते हैं, संधि की ओर आती है तो इस मान को धनात्मक लिया जाता है। तो अर्थात जैसे ये मान लीजिए I5 धारा है, I5 धारा संधि से दूर होती जा रही है, अर्थात इसका जो चिन्ह होगा, चिन्ह परिपाटी होगा, वो ऋणात्मक लिया जाएगा। लेकिन I1 की बात करें, I1 संधि की ओर आ रही है तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस धारा को धनात्मक लिया जाएगा। यही नोट पहला है। पहला नोट यही है कि किसी संधि को मतलब इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम I1, I2, I3, I4, I5 की बात करें तो यहाँ पर चित्र के अनुसार ही देखते हैं। I1 धनात्मक होगा क्योंकि संधि की ओर आ रही है, I2 भी धनात्मक होगा क्योंकि संधि की ओर आ रही है। लेकिन I3 जो है संधि से दूर जा रही है, I4 भी संधि से दूर जा रही है, I5 भी संधि से दूर जा रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस में होगा, I2 प्लस में होगा, लेकिन I3, I4, I5 ऋणात्मक होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 हो जाएगा। धनात्मक चिन्ह को बराबर के एक तरफ लिख देंगे, ऋणात्मक चिन्ह को बराबर के दूसरी तरफ लिख देंगे, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। एक चीज और बता दें कि इसी इसी नियम के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। अर्थात I1 प्लस I2 इसका मान जो है वह I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर है। ये I3, I4, I5 संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है और ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो किरचॉफ का नियम होता है, प्रथम नियम है, वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अर्थात इस नियम को हम लोग किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अगला नियम पॉस का नियम है। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो पॉस का नियम है। आप चित्र एक देख रहे हैं, ये चित्र बंद पॉस है। हम ये कह सकते हैं किसी परिपथ में बंद पॉस है जो कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है वह हर समय उस पॉस में लगने वाली विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस चित्र को आप देखिए, इसमें आपने दो चीजें आपने देख रखी हैं। एक तो बंद पास प्रथम है जो कि आप देख रहे हैं, ये पहला नंबर है। ये पूरा का पूरा दो भागों में, दो खंडों में डिवाइड कर रहे हैं।
एक पास ये हो गया, दूसरा पास ये है। तो हमने आपको जो दूसरा नियम बताया किरचॉफ का, वो ये है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंड, ये देखिए अलग अलग खंड देख रहे हैं आप, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का तथा उसके संगत प्रतिरोधों, देखिए I1 के संगत प्रतिरोध R1 है, I2 के संगत प्रतिरोध R2 है, या हम ये कह सकते हैं R1 के संगत धारा I1 है, R2 के संगत धारा I2 है, R2 के संगत धारा I2 है। तो इसका नियम फिर से देखिए कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास मतलब एक पास ये, दूसरा पास ये, तो के विभिन्न खंडों से बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, इसके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से देखिए कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों से बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इस चित्र को देख लीजिए, इस चित्र में आपको दो सेल दिखाई दे रहे हैं, एक तो E1 E2 आप देख रहे हैं, जहां पर पहले सेल में E1 विद्युत वाहक बल है और दूसरे सेल में E2 विद्युत वाहक बल है। तो पहले वाले सेल में आप यदि हम पहले वाले पास की बात करें तो इसमें आपने देखा क्या कि कुल मिला के इस पूरे बंद पास परिपथ में तीन प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो R1 दिखाई दे रहा है, R2 दिखाई दे रहा है और तीसरा R3 दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम इसको दो भागों में अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये पहला पास हो जाएगा, ये दूसरा पास हो जाएगा। तो पहले पास में आप क्या देख रहे हैं कि R1 व R2 में बहने वाली धारा क्या है, R1 में बहने वाली धारा I1 है, R2 में बहने वाली धारा I2 है। तो बिंदु ए पर आप दो अलग अलग बिंदु की बात करें, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। बिंदु ए पर पहला नियम लगाएंगे तो आप बिंदु ए पर यदि हम बात करें तो बिंदु ए और बिंदु बी जब बात करते हैं तो दो अलग अलग, ये आप देख रहे हैं कि ये पहला पास है, ये दूसरा पास है। तो आपको हम बता दें कि यदि हम पहले पास की बात करें, बंद पास प्रथम की बात करें, तो इस पे यदि हम नियम लगाएंगे किरचॉफ का तो ये क्या आ जाएगा, I1 R1, और ये देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा की बात करें तो एक दूसरे से विपरीत है। एक में यदि हम इसका संधि बिंदु मान के चलें तो इसका यदि संधि बिंदु मान के चलेंगे तो इसकी धारा यहाँ पे आएगी, इसकी धारा यहाँ पे, तो मतलब एक दूसरे से अपोजिट है। तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, देखिए ऐसे ही विद्युत वाहक बल की बात करें तो एक दूसरे से अपोजिट है। मतलब अपोजिट का मतलब है कि ये इस ए बिंदु पर आना है, ए बिंदु इसका संधि बिंदु है यदि हम बात करें, तो यहाँ से सेल का विद्युत वाहक बल इस दिशा में आएगा, यहाँ से सेल का विद्युत वाहक बल इस दिशा में आएगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 हो गया। ऐसे हम दूसरे पास के लिए बात करें तो दूसरे पास में क्या होगा, तो दूसरे पास में ये देखिए, दूसरे पास की बात करें तो R2 I2 R2, लेकिन इसकी यदि बात करें तो ये देखिए यहाँ से इसकी दिशा आती चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज और आपको बताते चलें कि यदि हम बी बिंदु की बात करें, ये संधि बिंदु यहाँ पे बी है, तो बी की बात करें तो यहाँ पे जो धारा बात करेंगे इसके संगत, तो वो I1 और I2 दोनों हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर क्या हो जाएगा, E2। ये द्वितीय पास के लिए आएगा और प्रथम पास के लिए आपको बताया ऊपर। इसी इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, और इसे हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और आमतौर पे इसको विकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो किस नियम पर आधारित होता है, किस संरक्षण पर आधारित होता है, तो वो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। ऐसे ही यदि हम प्रथम नियम की बात करें किरचॉफ का, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है।
किरचॉफ का प्रथम नियम को हम लोग क्या किस नियम से जानते हैं? तो इसे धारा के नियम से जानते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग वोल्टता के नियम से जानते हैं। ये याद रखना है और इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग व्हीट स्टोन सेतु को समझते हैं। आइए देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु। देखिए व्हीट स्टोन सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज। आपने देखा होगा पुल बने होते हैं तो पुल को भी हम लोग ब्रिज बोलते हैं। कहते हैं ना कि एक मार्ग से दूसरे मार्ग के बीच में सेतु का काम कर रहा है, अर्थात तो आवागमन में असुविधा ना हो। वैसे ही आमतौर पे व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक, अच्छे वैज्ञानिक थे। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीट स्टोन। इन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था को आविष्कार किया था और जिसके माध्यम से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपने देखा होगा कि एक ABCD करके एक आपको चक्रीय चतुर्भुज आपको नजर आ रहा है और जिसमें से ABCD ये 4 भुजाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। बीच में इसके 4 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं PQRS, लेकिन A, B और D के बीच में एक सुग्राही धारामापी आपको दिखाई दे रही है तथा A और C एक सेल है। और ये देखिए A और C, देखिए एक सेल दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको बता दें कि इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेसर व्हीट स्टोन थे उन्होंने एक नियम प्रस्तावित किया था, एक नियम को आविष्कार किया था जो कि चालक की प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें मान लीजिए आपको 3 प्रतिरोध पता हो, चौथा प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आपको बता दें K1 K2 दो कुंजियां हैं, K1 ये कुंजी है, दूसरी K2 ये कुंजी है। आपको और भी बता दें कि जब K1 कुंजी को दबाकर वैद्युत सेल से I धारा प्रवाहित की जाती है तो बिंदु A पर धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक ये देखिए ऊपर की तरफ I1, दूसरा नीचे की तरफ I2। दो भागों में जो बढ़ जाती है तो एक भाग I1 है जो कि AB भुजा की ओर, दूसरा भाग I2 है जो कि AD भुजा की ओर प्रवाहित होता है। प्रतिरोध P Q R S में समान रूप से समायोजित किया जाता है। तो फिर यदि हम K2 कुंजी को दबाते हैं तो धारामापी में, ये जो धारामापी, अब सुग्राही धारामापी की बात जो कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर आमतौर पे में कोई भी विक्षेप ना उत्पन्न हो, विक्षेप का मतलब अवरोध ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो BD होता है ये चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण का काम करने लगता है जिसमें कोई प्रवाहित धारा नहीं होती है। तो आपको बता दें कि यदि हम इसको दो भागों में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, आप ऐसे देखिएगा, इसको आप त्रिभुज की तरीके से समझेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा I1P माइनस I2R। देखिए इन दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो I1P माइनस I2R इसको हमने क्या कर दिया, जीरो के बराबर, क्योंकि कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं है। ऐसे ही पहला ये समीकरण हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें बात करें तो ये आ जाएगा I1Q माइनस, ये देखिए I2S, ये भी किसके बराबर हो गया, जीरो, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि हम समीकरण समीकरण एक, ये कह सकते हैं कि समीकरण एक, इसको अच्छा एक चीज और भी आपको बताते चलें कि इसको हम लोग समीकरण एक से हम ये कह सकते हैं कि I1P बराबर क्या आ जाएगा, I2R। इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। समीकरण 2 से क्या आ गया, समीकरण 2 से यही चीज आ गई, I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर 4 कह दिया इसको हमने। तो अब देखिए समीकरण 3
बटे 4 से, समीकरण 3/4 से, तो बायां पक्ष बटे बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बटे दाहिना पक्ष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वो आपको बता दें कि यहाँ पे बचेगा कि P बटे Q बराबर R बटे S। आपको बता दें 3 ज्ञात प्रतिरोध हो, एक अज्ञात प्रतिरोध हमें निकालना होगा, तो आसानी से व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि चक्रीय चतुर्भुज की जो अनुपातिक भुजाओं के अनुपात में बात करें, तो P बटे Q ये P प्रतिरोध है, पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध हैं, और अनुपातिक प्रतिरोधों के अनुपातिक माध्यम से हम लोग मान निकाल सकते हैं, मतलब P बटे क्यू बराबर R बटे S। ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आमतौर पे व्हीट स्टोन सेतु का जो उपयोग होता है वह प्रतिरोध के नापने के लिए किया जाता है। और आपको बता दें कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए 2 उपकरण बनाए गए हैं। पहला पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, दूसरा है मीटर सेतु, जिसका हम लोग बहुत प्रयोग देखते हैं और प्रयोग करते भी हैं लैब में। तो आपको एक चीज और भी बताते चलें कि सेतु की सुग्राहिता प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करती है। सेतु उस समय सबसे अधिक सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्रेष्ठता जो होती है सेतु, आमतौर पे सेतु सबसे अच्छा तब माना जाता है कि जब चारों प्रतिरोधों की जो कोटि हो एक समान हो। हम लोग अब मीटर सेतु को समझेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मीटर सेतु को समझेंगे। मीटर सेतु भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, किसी भी कंपटीशन दृष्टि से। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है।